हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जो कि हम लोग टोटल 100 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक देख लिया है। आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। दोस्तों, यह जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एनसीईआरटी से, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि। तो दोस्तों, किसी भी क्षेत्र को मरुस्थल तब माना जाता है जब वहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से जब कम होती है तो उसे मरुस्थल क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, उत्तम वर्षा जो है वह 200 सेंटीमीटर को माना जाता है। कितने को माना जाता है? 200 सेंटीमीटर को उत्तम वर्षा माना जाता है। भारत में वर्षा कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, भारत में 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 119। तो मरुस्थल क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला है चंबल, दूसरा केन, तीसरा घाघरा और चौथा बेतवा। दोस्तों, यमुना की सहायक नदी इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो घाघरा नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। दोस्तों, घाघरा नदी यूपी और बिहार की सीमा पर बहने वाली नदी है और यह गंगा में जाकर मिल जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घाघरा, जो कि यमुना की सहायक नदी नहीं है, जबकि चंबल, केन और बेतवा ये तीनों यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी यह यांग्याप दर्रा से होकर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों, देश में अरुणाचल प्रदेश में यांग्यापा दर्रा को दिहांग दर्रा करके जानते हैं। कौन सा दर्रा जानते हैं? दिहांग दर्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, 90 ईस्ट रीज यह हिंद महासागर में स्थित है, जो कि एक रेखीय संरचना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? तो दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2004 ईस्वी में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को सही मिलान करें। एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरा तरफ उससे संबंधित उत्पादन दिया गया है और मिलान करने कह रहा है। प्राथमिक क्षेत्र यह दोस्तों कृषि से संबंधित होता है, यानी कि जो मूलतः जमीन से जुड़ी होती चीज होती है, जैसे कृषि हो गया, कुछ उत्पादन खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मधुमक्खी पालन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये मधुमक्खी पालन प्राथमिक हो जाएगा। दूसरा है उद्योग। उद्योग जो है वह द्वितीयक में आता है और तीसरा सेवा का क्षेत्र जो है वह तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो द्वितीयक किसमें? द्वितीयक कौन सा है? तो उद्योग यानी कि कारखाना। ये जूते का कारखाना यह द्वितीयक में आ जाएगा और तृतीयक में आ जाएगा सलाहकारी संस्था। यह सेवा दे रही है। जब आप किसी से सलाह मांगते हैं तो वो आपको सलाह देता है, तो वो एक तरह से सेवा करना हुआ, तो वह तृतीयक क्षेत्र में आएगा। तो इसका सही मिलान हो जाएगा 2, 3 और 1। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज प्रसिद्ध है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स सबसे पहले फिनलैंड के द्वारा लगाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए दोस्तों, अमेरिका से और क्या क्या चीज लिया गया है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न है,
वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, वित्त विधेयक के बारे में जो विशेष उपबंध है वह संविधान के अनुच्छेद 117 में इसकी चर्चा की गई है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बजट की बात करें तो बजट की चर्चा 112 अनुच्छेद में किया गया है और धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है। ये तीनों अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। धन विधेयक अनुच्छेद 110, बजट अनुच्छेद 112 और वित्त विधेयक अनुच्छेद 117। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के अधीन सेवा संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? दोस्तों, संघ और राज्य सेवा के अधीन से संविधान के भाग 14 में वर्णित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 14। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रीट दिया हुआ है और दूसरे तरफ उस रीट से संबंधित बातें कही गई है। पहला है वंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, वंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? तो यह सशरीर प्रस्तुत होना, वंदी को सशरीर प्रस्तुत करना वंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। परमादेश, दोस्तों परमादेश जो है यह आदेश देने का काम करता है। एक सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट को आदेश देता है तो यह परमादेश होता है। प्रतिषेध, दोस्तों प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय के लेख होते हैं। और तीसरा है अधिकार परीक्षा। जब कोई भी अधिकारी अपने अधिकार से बढ़कर किसी काम को करता है तो उसको रोकने का काम अधिकार परीक्षा करता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि 4, 3, 2 और 1 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो दोस्तों, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, जबकि संवैधानिक यानी कि औपचारिक शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास होता है। अगर आपसे औपचारिक कार्यपालिका शक्ति पूछे तो आप राष्ट्रपति आंसर कीजिएगा और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों, यह आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। पहला है, औरंगजेब सभी धर्मों को मानता था, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह एक कट्टर मुस्लिम था औरंगजेब, ना कि सभी धर्मों को मानता था। दूसरा, इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। तो दोस्तों, गुरु अर्जुन देव को फांसी जहांगीर के द्वारा दिलवाया गया था, ना कि औरंगजेब के द्वारा। तीसरा, इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था। दोस्तों, इन्होंने जजिया कर को पुनः लागू किया था, ये सही है। इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों, डोमिंग पायस यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था, जो कि एक पुर्तगाली यात्री था। डोमिंग पायस कौन था? पुर्तगाली यात्री था। आया किसके शासनकाल में था? कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को टोटल 5 भाग में बांटा गया था। किस में बांटा गया था? 5 भाग में। वो कौन कौन सा था? तो आपको याद रखना है, कुल, ग्राम, विष, जन एवं राष्ट्र। ये 5 इकाई थे जिसमें आर्यों ने अपने प्रशासनिक इकाई को बांटा था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? दोस्तों, सदानीरा किसका प्राचीन नाम है? तो यह गंडक का प्राचीन नाम है। झेलम का प्राचीन नाम बितिस्ता, व्यास का विपाशा और सतलज का सतुद्री था। क्या था? सतलज का सतुद्री।
झेलम का वितिस्ता और ब्यास का विपाशा। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा गांधी ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो दोस्तों, लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। यह साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर था और सातों के सातों अंग्रेज था, एक भी हिंदू नहीं था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा भी दिया और साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाहौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो दोस्तों, यह एलन कैंपबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने अक्षीय संबोधन के समय कितने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत किया था? किसने किया था रोमन लिपि लागू करने की वकालत? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव समीमुल्लाह खां के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? समीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 ईस्वी में ढाका में दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट यह ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? दोस्तों, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों पादप हार्मोन है, जबकि एपिनेफ्रिन, जिसे हम एड्रेलिन हार्मोन करके जानते हैं, जो कि लरो और उरो हार्मोन भी कहलाता है। तो एपिनेफिक हार्मोन यह जंतु हार्मोन है, न कि पादप हार्मोन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है हैजा। हैजा जो है यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है। फीम पाँव यानी कि जो फूल जाता है, हाथी पाँव जिसको कहते हैं, यह क्रीम से होने वाला बीमारी है। और मलेरिया यह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसका सही क्या हो जाएगा? 4, 1, 3 और 2, जो कि 4, 1, 3 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है? तो दोस्तों, अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया, थैलेसीमिया तथा सीजोफीमिया, ये तीनों के तीनों अनुवांशिक रोग हैं। हीमोफीलिया में दोस्तों रक्त ठीक से नहीं जमता है। जब कहीं कट फट जाता है तो जो रक्त जमता है बाहर आकर 1 मिनट के अंदर अंदर जम जाता है, लेकिन अगर जिसको हीमोफीलिया होता है तो उसका रक्त ठीक से नहीं जमता है। जबकि थैलेसीमिया में जो खून में पाए जाने वाले ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कम हो जाते हैं। जबकि सीजोफीमिया में इसमें मनुष्य को सोचने समझने की जो बुद्धि होती है या महसूस करने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है सीजोफीमिया में, ठीक है। और थैलेसीमिया में ऑक्सीजन ले जाने का जो मात्रा होता है वो कम हो जाता है। और हीमोफीलिया में रक्त ठीक से नहीं जमता। ये तीनों के तीनों अनुवांशिक रोग हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, निमेटोडा संघ के अंतर्गत ये सभी आते हैं। एस्टेक्टिक, फिलेरिएसिस, पिनवर्ग, ये तीनों के तीनों जो है वह निमेटो संघ में आता है, निमेटोडा संघ में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? दोस्तों, लार में मुख्यतः 3 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो एमाइलेज होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं और लाइपेज होते हैं। तो ये तीनों लार में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं?
दोस्तों अधिकांश कीट जो है वह श्वसन वाताक तंत्र से करते हैं। किससे करते हैं? वाताक तंत्र से, जिसमें वायु नलियां तथा ट्रैकिक की जाल बिछी हुई होती है, जिसे हम वाताक तंत्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिमाण है? जो आप साबुन का झाग देखते होंगे, जब आप उसको धूप में ले जाते हैं या फिर उस पर लाइट पड़ता है तो वह 7 रंगों में चमकता है। यह घटना किस कारण होता है? तो दोस्तों यह घटना परिवर्तन तथा व्यतिकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? परावर्तन तथा व्यतिकरण के कारण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशीय संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो दोस्तों तंतु प्रकाशीय संचार से प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो दोस्तों उसका आवर्तकाल ध्रुव पर न्यूनतम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है? अधिक होता है या ज़्यादा होता है? तो दोस्तों साबुन के अंदर का जो बुलबुला होता है उसके अंदर का वायुमंडलीय दाब बाहर के दाब से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु एक समान वित्तीय वेग में त्वरित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? जब वृत्तीय वेग से कोई भी सामान त्वरित होता है तो उसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है। मान लीजिए ये गोल है, आप इस पे साइकिल चला रहे हैं तो आप हमेशा जब आप जितना टाइम चलिएगा आपका जो दिशा है वो बदलते रहेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये होते रहेगा। जब मुड़िएगा तो आपकी दिशा बदलेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस के परमाणु की अधिक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो दोस्तों हीलियम का जो परमाणु है अंतिम कक्षा का वो 2 होता है। तो हीलियम को छोड़कर बाकी आर्गन, जीनोन और रेडॉन, इन तीनों का अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वाहितम कक्षा में। अगला प्रश्न है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? दोस्तों अम्ल जो है यह धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो दोस्तों चाकू से सोडियम, पोटेशियम इन दोनों को काटा जा सकता है और ये दोनों जो हैं ये धातु हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व ट्राइटियम है। पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, लेकिन ट्राइटेरियम में रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे दोस्तों सबसे कम ऊर्जा वाले बीटा सेल उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है? तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? तो दोस्तों ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग का उपनाम है। इसका उपनाम क्यों पड़ा ब्लैक गांधी? तो आपको बता दें अमेरिका में निग्रोज नामक जगह था। निग्रोज नामक जगह को मौलिक अधिकार दिलाने का काम किए थे मार्टिन लूथर, तभी इनका नाम ब्लैक गांधी पड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म है? तो दोस्तों ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 सितंबर को भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषता है? दोस्तों मंडप और रथ
यह मामल्लम शैली की विशेषता है। किसकी विशेषता है? मामल्लम शैली की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निपख आंदोलन के प्रणेता थे। तो निपख आंदोलन के प्रणेता दादू मियाँ थे। कौन थे? दादू दयाल सिंह थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों निपख आंदोलन था क्या? तो यह भक्ति आंदोलन का एक रूप था निपख आंदोलन। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों खेल ही जीवन है का सिद्धांत जॉन डेवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉन डेवी के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।